नमस्ते मित्रों, शुभ प्राइड पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करने जा रहे हैं लुसिया जॉर्जो की अद्भुत कृति सेल्फ डिसिप्लिन के विषय में। आत्मनियंत्रण को अक्सर लोग केवल इच्छा शक्ति या जबरन खुद पर नियंत्रण स्थापित करने वाली चीज समझ लेते हैं, परंतु यथार्थ में यह उससे कहीं अधिक गहरा और प्रभावशाली विचार है। यह वह खूबी है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को सामान्य से विशिष्ट बना सकती है। आत्मनियंत्रण का अभिप्राय है अपनी पसंद को सचेत रूप से चुनना, बिना किसी बहानेबाजी या तात्कालिक प्रतिक्रिया के। यह वह शक्ति है जो आपको उन वस्तुओं से विमुख करती है जो वर्तमान में आकर्षक प्रतीत होती हैं, किंतु दीर्घकाल में हानिकारक सिद्ध होती हैं, और आपको उन कार्यों की ओर प्रेरित करती है जो कठिन तो होते हैं, परंतु भविष्य में आपको गर्व की अनुभूति कराते हैं। कल्पना कीजिए, यदि आप प्रत्येक दिवस अपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्यों के लिए निरंतर प्रयास कर पाएं, चाहे वह स्वास्थ्य हो, व्यवसाय हो, संबंध हो या शिक्षा, तो आपका जीवन कैसा प्रतीत होगा? यही आत्मनियंत्रण का जादू है। यह आपकी उत्पादकता, भावनात्मक संतुलन और समय प्रबंधन का आधार है। किसी भी महान खिलाड़ी, लेखक, उद्यमी या नेता को ले लीजिए, उन सभी के पीछे एक सामान्य गुण मिलेगा: अत्यधिक आत्मनियंत्रण। और सुखद बात यह है कि यह कोई जन्मजात हुनर नहीं है, अपितु इसे सीखा और अभ्यास किया जा सकता है। यह 30 दिवसीय मार्गदर्शिका इसी सोच पर आधारित है। यह कोई प्रेरक भाषण या एक रात में परिवर्तन लाने वाला सूत्र नहीं है। यह एक संरचित, व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसे तंत्रिका विज्ञान, मनोविज्ञान और व्यवहार विज्ञान के सिद्धांतों पर निर्मित किया गया है। इसमें उन विधियों को सरल ढंग से समझाया गया है जिन्हें जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, मेल रॉबिन्स के 5 सेकंड रूल और कैरल ड्वेक के ग्रोथ माइंडसेट जैसे विश्वप्रसिद्ध विशेषज्ञों ने लोकप्रिय बनाया है। तात्पर्य यह है कि यह पुस्तक केवल ज्ञान प्रदान नहीं करती, यह आपको दैनिक क्रियान्वयन में मार्गदर्शन करती है। आत्मनियंत्रण की यात्रा का आरंभ तब होता है जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आपकी कुछ दैनिक आदतें और व्यवहार आपकी प्रगति में अवरोध बन चुके हैं। जैसे मोबाइल पर घंटों समय व्यतीत करना या प्रत्येक बार कठिन कार्य को टाल देना। ये छोटी छोटी बातें देखने में तुच्छ लगती हैं, परंतु यही व्यवहार आपकी पहचान और भविष्य को आकार देते हैं। जब आप इन व्यवहारों को पहचान कर उन्हें तोड़ना प्रारंभ करते हैं और उनके स्थान पर नई, सहायक आदतें स्थापित करते हैं, वहीं से वास्तविक रूपांतरण का सूत्रपात होता है। इस मार्गदर्शिका में प्रत्येक दिवस का एक स्पष्ट लक्ष्य है, जो आपको छोटे छोटे कार्य योग्य कदम सुझाता है। इससे अभिभूत नहीं होते, क्योंकि हम एक समय में केवल एक व्यवहार पर काम करते हैं। शुरुआत जागरूकता से होती है, यह जानना कि आप किस बिंदु पर नियंत्रण खो देते हैं। फिर धीरे धीरे हम आदत चक्रों को समझते हैं, सूक्ष्म आदतें बनाते हैं और अपने परिवेश को ऐसा निर्मित करते हैं जिससे सही कार्य करना सरल हो जाए। तत्पश्चात हम भावनात्मक आत्मनियंत्रण की बात करते हैं, क्योंकि केवल समय या आदतें प्रबंधित करना पर्याप्त नहीं होता। वास्तविक चुनौती तब आती है जब मन प्रतिरोध करता है, नकारात्मक विचार आते हैं या प्रेरणा कम हो जाती है। तब आप सीखते हैं विराम लेना, पुनर्कल्पना करना और मन को पुनः स्थापित करना। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना सीख जाते हैं, तो आत्मनियंत्रण भीतर से सुदृढ़ होने लगता है। नित्यचर्या और उत्पादकता को सशक्त बनाने के लिए हम टाइम ब्लॉकिंग, कार्य प्राथमिकता निर्धारण और गहन कार्य जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं। इससे आपका प्रत्येक दिवस उद्देश्यपूर्ण बनता है और आप केवल व्यस्त नहीं, अपितु वास्तव में प्रभावी बनते हैं। धीरे धीरे यह यात्रा आपको आपकी पहचान से जोड़ती है। अब आप वह कार्य इसलिए नहीं करते क्योंकि करना चाहिए, अपितु इसलिए क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो यह करता है।
सकारात्मक अभिकथन, सत्यनिष्ठा जांच और भविष्य के स्वयं की कल्पना जैसी पद्धतियां आपको एक ऐसी मानसिकता प्रदान करती हैं जो सुसंगत और आत्मविश्वासी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह यात्रा कठोर नहीं है। छूटे हुए दिनों या बाधाओं को भी स्वीकार किया गया है, क्योंकि आत्मनियंत्रण का अर्थ पूर्णता नहीं, अपितु पुनः आरंभ करना है। फिर हम प्रणालियों की बात करते हैं। इच्छा शक्ति सीमित होती है, परंतु उत्तम प्रणालियां आपके लिए सही निर्णय लेना सरल और स्वचालित बना देती हैं। टेम्पलेट, दिनचर्या और पूर्व निर्धारित प्रतिक्रियाएं आपको निर्णय थकान से बचाते हैं। जैसे जैसे आप इन प्रणालियों को कार्यान्वित करते हैं, आप प्रयास के साथ साथ सहजता का भी अनुभव करने लगते हैं। अंततः जब 30 दिवस पूर्ण होते हैं, तो आप अल्पकालिक प्रयास से दीर्घकालिक जीवन शैली की ओर अग्रसर हो चुके होते हैं। आत्मनियंत्रण अब कोई एक परियोजना नहीं है, यह आपकी पहचान बन चुकी होती है। अब आप स्वयं से मासिक जांच करते हैं, अपने ऊर्जा स्तरों का प्रबंधन करते हैं और निरंतर विकसित होते जाते हैं। इस पूरी यात्रा की सुंदरता यही है कि यह आपको धक्का नहीं देती, अपितु सहजता से मार्गदर्शन करती है। प्रत्येक कदम व्यवहारिक है, यथार्थवादी है और आपके लिए व्यक्तिगत हो सकता है। आप इसे अपनी गति से कर सकते हैं, कोई दबाव नहीं, केवल प्रगति। आत्मनियंत्रण उबाऊ नहीं है, अपितु यह आपकी स्वतंत्रता की कुंजी है। जब आप अनुशासित होते हैं, तो आप अपने समय, ऊर्जा और ध्यान के स्वामी बनते हैं। आप विकर्षणों को नियंत्रित करते हैं, न कि वे आपको नियंत्रित करें। आप प्रत्येक दिवस को उद्देश्य के साथ जीते हैं, और यही धीरे धीरे आपके स्वप्निल जीवन की नींव बनता है। और इस यात्रा का पहला कदम है यह निर्णय लेना कि आप अपने भीतर की शक्ति को मुक्त करने के लिए तैयार हैं। कभी कभी जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें स्वयं से एक सच्चा और गहरा संबंध बनाना पड़ता है। अब सारांश पर वापस चलते हैं। यही कार्य मानसिक तैयारी के पहले भाग से शुरू होता है, जो 5 दिनों का एक शक्तिशाली परिचय है आत्मनियंत्रण की दुनिया में। यह भाग हमें अपने मन को तैयार करने का अवसर देता है, ताकि हम आगामी 30 दिनों में सही समर्पण के साथ आगे बढ़ सकें। भाग 1, मानसिक तैयारी, दिवस 1 से 5। सबसे पहले दिन की बात करें तो यह दिन है अपने क्यों को परिभाषित करना, यानी अपने उद्देश्य को समझना। जब तक हमें यह नहीं पता होता कि हम अनुशासित क्यों बनना चाहते हैं, तब तक कोई भी आदत स्थिर नहीं रहती। तो इस दिन आपको अपने हृदय से यह पूछना होता है, मेरी प्रेरणा क्या है? क्या मैं अपने स्वास्थ्य में सुधार लाना चाहता हूँ? क्या मुझे अपने करियर में प्रगति करनी है? या संबंधों को बेहतर बनाना है? एक अभ्यास पुस्तिका में अपने विचारों को अंकित करें, अपने मूल्यों को पहचानें और यह भी चिंतन करें कि यदि मैं ऐसे ही अनियंत्रित रहा तो मुझे क्या हानि हो सकती है। यह प्रक्रिया थोड़ी भावनात्मक हो सकती है, परंतु यही तो अपने भीतर झांकने की वास्तविक शुरुआत है। अब आते हैं दूसरे दिन पर, यथार्थ को स्वीकार करें। यहीं से वास्तविक ईमानदारी का सूत्रपात होता है। हम अक्सर स्वयं को झूठे बहानों से आराम देते रहते हैं। कल से आरंभ करूंगा, अभी मन नहीं है, थोड़ा विश्राम कर लूं। परंतु इस दिन आपको स्वयं को दर्पण दिखाना है। अपनी प्रत्येक टालमटोल, प्रत्येक बहाने का सामना करना है और यह कहना है, हाँ, मैंने टाला है, परंतु अब और नहीं। इस दिन आप अपने आप से कट्टरपंथी जवाबदेही लेते हैं, अर्थात कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, कोई बहाना नहीं, केवल सत्य और स्वयं की जिम्मेदारी। तीसरे दिन बात होती है आत्ममूल्यांकन की। यह दिन थोड़ा विश्लेषणात्मक होता है। आपको अपने विभिन्न जीवन क्षेत्रों को अंक देना होता है, जैसे स्वास्थ्य, करियर, संबंध, आदतें, मानसिकता इत्यादि। सोचिए कि 1 से 10 में मैं अपने स्वास्थ्य को कितना अंक दूंगा? क्या मैं अपने व्यवसाय से संतुष्ट हूँ?
क्या मेरी आदतें मुझे आगे ले जा रही हैं या पीछे? इस अंकन से आपको स्पष्टता मिलती है कि आपको कहाँ सुधार की आवश्यकता है। यह एक प्रकार से आधार रेखा तैयार करता है, एक ऐसा बिंदु जहां से आप अपनी प्रगति को माप सकते हैं। फिर आता है चौथा दिन, दृश्यावलोकन। यह दिन थोड़ा स्वप्निल होता है, परंतु बहुत शक्तिशाली भी। आपको अपनी आंखें बंद करनी है और कल्पना करनी है कि यदि मैं पूर्णतः अनुशासित बन जाऊं, तो मेरा जीवन कैसा दिखेगा। मैं प्रातः शीघ्र उठ रहा हूं, कसरत कर रहा हूं, एकाग्र होकर कार्य कर रहा हूं, विकर्षणों से दूर हूं। उस स्वरूप को देखें जो आप बनना चाहते हैं। इस कल्पना को प्रतिदिन करना है। यह आपकी इच्छा को स्थापित करता है। जब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आपका मन भी उसी दिशा में कार्य करने लगता है। पांचवा और इस चरण का अंतिम दिन है प्रतिबद्धता अनुबंध। यह थोड़ा गंभीर सा लगता है, परंतु इसी में वास्तविक जादू है। आप एक लिखित प्रतिबद्धता बनाते हैं। एक कागज पर लिखते हैं कि मैं अगले 30 दिन तक अनुशासित रहने का वचन देता हूं, और फिर उस पर हस्ताक्षर करते हैं। यह केवल एक प्रतीकात्मक कार्य नहीं है। व्यावहारिक अर्थशास्त्र के शोधकर्ताओं ने भी यह सिद्ध किया है कि जब हम किसी चीज के लिए आधिकारिक रूप से प्रतिबद्ध होते हैं, तो हम उसे छोड़ने की संभावना कम कर देते हैं। यह अनुबंध आपके लिए एक स्मरण पत्र है, एक प्रमाण है कि आपने स्वयं से वादा किया है। इन 5 दिनों में आप कोई बाहरी क्रिया नहीं करते, अपितु आंतरिक रूप से तैयार होते हैं। यह मानसिक तैयारी आपकी मानसिकता को पुनः स्थापित करती है। जैसे कोई खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले वार्म अप करता है, वैसे ही ये 5 दिन आपके मन और आत्मा का वार्म अप है। इससे पहले कि आप आदतें बदलना शुरू करें, यह आवश्यक है कि आप स्वयं को बदलने के लिए तैयार हो जाएं। यह प्रक्रिया सरल लग सकती है, परंतु इसमें गहराई है, क्योंकि आत्मनियंत्रण केवल एक कौशल नहीं, अपितु एक पहचान है, और पहचान तभी बदलती है जब हम स्वयं से ईमानदारी से बात करते हैं। तो यदि आपने ये 5 दिन गंभीरता से लिए, तो आप अपने भीतर एक शक्तिशाली परिवर्तन अनुभव करेंगे। एक ऐसी शुरुआत जो आपकी पूरी जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकती है। तैयार हैं? अब बस स्वयं को ईमानदारी से सामना करने की हिम्मत चाहिए, बाकी सब आपके भीतर पहले से ही विद्यमान है। भाग 2, आदतों का निर्माण, दिवस 6 से 10। अब जब मन तैयार हो चुका है, तो अगला कदम आता है क्रिया का, अर्थात आदतें बनाना। भाग 2 हमें सिखाता है कि आदतें कैसे बनती हैं, कैसे टूटती हैं, और कैसे हम छोटी छोटी चीजों से बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये 5 दिन बहुत मनोरंजक और व्यावहारिक होते हैं, क्योंकि यहाँ हम केवल सोचते नहीं, अपितु करना आरंभ करते हैं। छठे दिन की शुरुआत होती है एक दिलचस्प अवधारणा से, आदत चक्र। चार्ल्स डुहिक की प्रसिद्ध पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट में बताया गया है कि प्रत्येक आदत के 3 भाग होते हैं: संकेत, दिनचर्या और प्रतिफल। अर्थात कोई एक संकेत हमें प्रेरित करता है, फिर हम एक कार्य दिनचर्या करते हैं, और फिर उसका हमें कोई लाभ प्रतिफल मिलता है। जैसे मान लो भोजन के बाद स्वचालित रूप से टीवी ऑन करना एक आदत बन गई है। संकेत है भोजन समाप्त होना, दिनचर्या है टीवी देखना, और प्रतिफल है आराम महसूस करना। अब इसी पैटर्न को बदलना है, तो हम योजना बनाते हैं कि उसी संकेत पर टीवी की जगह कुछ और किया जाए, जैसे पढ़ना। प्रतिफल वही रहेगा, विश्राम, लेकिन गतिविधि बदल जाएगी। इसी तरह अपनी दूसरी आदतों को भी चिह्नित करना होता है और निर्णय लेना होता है कि क्या प्रतिस्थापित करना है। 7वें दिन बात होती है सूक्ष्म आदतों की, अर्थात इतनी छोटी आदतें जो करने में प्रतिरोध न हो, बिल्कुल प्रयास मुक्त लगे। जैसे प्रातः उठते ही एक गिलास पानी पी लेना, या केवल 2 मिनट के लिए स्ट्रेच करना,
या प्रतिदिन 3 प्राथमिकताओं को अंकित कर लेना। ये छोटे कार्य देखने में सरल लगते हैं, परंतु ये धीरे धीरे आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं। जब मन कहता है, इतना छोटा काम तो कर ही सकते हैं, तब शुरुआत आसान हो जाती है और एक बार शुरुआत हो जाए, तो बड़ा काम भी अपने आप होने लगता है। ये सूक्ष्म आदतें आत्मनियंत्रण के प्रवेश द्वार की तरह होती हैं। 8वें दिन एक स्मार्ट तकनीक प्रस्तुत होती है जिसे कहते हैं आदत युग्मन। यह विचार जेम्स क्लियर की पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स से लिया गया है। इसमें हम नई आदत को किसी विद्यमान आदत से जोड़ देते हैं। जैसे, जब भी मैं दांत साफ करूंगा, उसके बाद अभ्यास पुस्तिका में 2 मिनट लिखूंगा, या जब मैं चाय बनाऊंगा, उस दौरान 10 स्क्वैट्स करूंगा। इस तकनीक की सुंदरता यह है कि इससे आपको नई आदत के लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप उसे अपनी पहले से विद्यमान दिनचर्या में समाहित कर देते हैं और वह धीरे धीरे स्वाभाविक लगने लगती है। 9वां दिन थोड़ा परिवेश और प्रेरक तत्वों के बारे में होता है। यहाँ एक बात स्पष्ट की जाती है, हमारे आसपास का वातावरण हमारी आदतों को दृढ़ता से प्रभावित करता है। यदि मेज पर पुस्तकें रखी होंगी तो पढ़ने का मन अपने आप करेगा। यदि चिप्स या अस्वास्थ्यकर स्नैक्स सामने रखे होंगे, तो हम उन्हें अनदेखा नहीं कर पाएंगे। तो विचार यह है कि अपने वातावरण को ऐसा निर्मित करें जो आत्मनियंत्रण का समर्थन करे। जैसे, कसरत के कपड़े रात में ही निकाल कर रख देना, मोबाइल से सोशल मीडिया ऐप्स हटा देना, पढ़ने का कोना बनाना। ये सब छोटे परिवर्तन हैं, परंतु ये आपके जीवन को बहुत सरल बना सकते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं घर्षण को न्यूनतम करना, अर्थात विकर्षण कम करना और सकारात्मक आदतों को आसान बनाना। 10वां दिन प्रतिफलों के बारे में है, और हाँ, ये प्रतिफल चॉकलेट या खरीदारी तक ही सीमित नहीं है। यहाँ बात होती है पुरस्कार सुदृढ़ीकरण की जो डोपामाइन से जुड़ी होती है। हमारा मस्तिष्क छोटी उपलब्धियों का उत्सव मनाता है और उसी भावना को हम दैनिक उपयोग कर सकते हैं। जैसे, चेकलिस्ट में एक कार्य पूरा होते ही उसे टिक करना, किसी छोटी सी उपलब्धि के लिए स्वयं को एक प्रशंसा देना, या किसी अच्छे कार्य के बाद 10 मिनट का विराम लेना। ये छोटे प्रतिफल हमारी मस्तिष्क रसायन विज्ञान का समर्थन करते हैं और नई आदतों को आनंददायक बनाते हैं। जब किसी आदत के साथ अच्छा अनुभव जुड़ जाता है, तो वह बार बार करने का मन करता है, और यही तो चाहिए। इन 5 दिनों में आप वास्तविक क्रियान्वयन करते हैं। यह वह समय है जब आपके छोटे छोटे कदम एक नई पहचान की ओर ले जाते हैं। आप अनुभव करने लगते हैं कि आत्मनियंत्रण उबाऊ या कठोर नहीं है, अपितु स्मार्ट और रचनात्मक है। जब आप अपने जीवन को स्वयं डिजाइन करना शुरू करते हैं, आदतें, परिवेश, प्रेरक तत्व, प्रतिफल, तब नियंत्रण आपके हाथ में आ जाता है। बदलाव लाने के लिए किसी नाटकीय चीज की आवश्यकता नहीं होती, बस निरंतर छोटे छोटे कार्य करने होते हैं। यही इन 5 दिनों की सबसे बड़ी सीख है। प्रत्येक छोटी आदत एक सीढ़ी है उस बड़े लक्ष्य की ओर जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। और सबसे खास बात, यह सब करने में मजा आता है। जब आप स्वयं को प्रगति करते हुए देखते हो, तो वह भावना अतुलनीय होती है। अब आप अपने कार्यों को आकार देने के लिए तैयार हो, बस स्थिरता बनाए रखना है। छोटे कदम ही बड़ी यात्राएं बनाते हैं। आगे बढ़ते रहो, एक सूक्ष्म आदत एक समय में। भाग 3, भावनात्मक आत्मनियंत्रण, दिवस 11 से 15। अब तक आपने मन को तैयार किया, आदतें बनानी शुरू की, और अब बारी है भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की। आत्मनियंत्रण का सबसे बड़ा संघर्ष यही होता है जब भावनाएं हावी हो जाती हैं और हम उस समय सही निर्णय नहीं ले पाते। परंतु यदि हम भावनाओं को समझ लें, तो हम स्वयं को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं।
भाग 3 इसी भावनात्मक आत्मनियंत्रण की बात करता है और इन 5 दिनों में आप सीखते हो कि कैसे अपनी भावनाओं के साथ काम किया जाए, न कि उनके विरुद्ध। 11वें दिन की शुरुआत होती है एक बहुत शक्तिशाली अवधारणा से, विराम बटन। अक्सर हम क्रोध में, निराशा में या भय के क्षणों में बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं। परंतु यदि हम केवल 5 से 10 सेकंड का विराम लें, तो पूरी स्थिति परिवर्तित हो सकती है। इस दिन हम सीखते हैं कि कैसे सरल श्वसन तकनीकों से हम उस विराम को निर्मित कर सकते हैं। जैसे जब कोई बात चिढ़ाए, तो तुरंत प्रतिक्रिया करने की बजाय गहरी सांस लो, 3 तक गिनो और फिर उत्तर दो। यह विराम आपके और आपकी तात्कालिकता के बीच की दीवार है, जो आपको पछतावे से बचाती है। यह छोटी सी तकनीक बहुत शक्तिशाली होती है। 12वें दिन हम नकारात्मक विचारों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। जब भी हम अनुशासित नहीं होते, तो स्वयं को आंकना शुरू कर देते हैं। मैं बहुत आलसी हूँ। यह मेरे बस का नहीं। मैं कभी सुसंगत नहीं रह सकता। परंतु यहाँ संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा (CBT) का उपयोग करके हम सीखते हैं कि इन विचारों को पुनर्परिभाषित कैसे करना है। मैं आलसी हूँ को बदलकर कहा जा सकता है, मैं सुस्ती से निपटने का प्रयास कर रहा हूँ, या मैं पहले भी असफल रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी प्रयास कर रहा हूँ। इस तरह की आत्मचर्चा आपको प्रेरित करती है, न कि नीचे गिराती है। विचार पैटर्न को समझना और बदलना आत्मनियंत्रण का आंतरिक भाग है। 13वां दिन थोड़ा सा ऊर्जावान होता है। यहाँ प्रस्तुत होता है 5 सेकंड नियम। मेल रॉबिन्स का यह विचार कहता है कि यदि आपके मन में कोई अच्छा या आवश्यक कार्य करने की तीव्र इच्छा आए, जैसे उठकर व्यायाम करना, फोन उठाना, कुछ पढ़ना, तो आपको 5 सेकंड के भीतर क्रियान्वित होना होता है, अन्यथा मन बहाने देना शुरू कर देगा। तो जैसे ही मन में आया, मुझे पत्रिका में लिखना चाहिए, तो 5, 4, 3, 2, 1 और बस शुरू कर दो। यह छोटा सा उल्टी गिनती आपकी हिचकिचाहट को तोड़ देती है। धीरे धीरे यह पैटर्न बन जाता है और आप प्रत्येक बार तत्काल क्रियान्वित होने लगते हो। 14वें दिन हम बात करते हैं ध्यानात्मक एकाग्रता की। कई बार आत्मनियंत्रण इसलिए भी टूटता है क्योंकि हमारा मन भटकता रहता है, कभी तनाव में, कभी विकर्षणों में। ध्यान से हम मन को एकाग्र करना सिखाते हैं, लेकिन यहाँ बात किसी भारी या लंबी पद्धति की नहीं है। केवल 5 मिनट की श्वासाभ्यास या सचेत पैदल चलना, जिसमें आप केवल अपने कदमों और सांसों पर ध्यान दो। ये छोटी छोटी अभ्यास आपको तनाव में भी केंद्रित रहने में सहायता करती हैं, और जब मन शांत रहता है, तो निर्णय भी स्पष्ट होते हैं। 15वां दिन थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि आज बात होती है विलंबित संतुष्टि की, अर्थात तत्काल सुख को थोड़ा रोककर बेहतर प्रतिफल के लिए प्रतीक्षा करना। आज के युग में प्रत्येक वस्तु तत्काल चाहिए, भोजन, मनोरंजन, स्क्रॉल करना। परंतु आत्मनियंत्रण वहीं से आरंभ होता है जब आप आराम से बाहर निकलते हो। इस दिन आपको एक चुनौती दी जाती है, जैसे 24 घंटे चीनी से बचना या एक दिन फोन और सोशल मीडिया से विराम लेना। यह असहजता थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन इससे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है। आप अपने आप को सिखाते हो कि मैं आवश्यक नहीं कि प्रत्येक इच्छा के पीछे भागूं, मैं प्रतीक्षा कर सकता हूं। इन 5 दिनों में आप अपनी भावनात्मक मांसपेशियों को प्रशिक्षित करते हो। यह वह भाग है जहां वास्तविक प्रगति होती है। जब आप स्वयं को असहज भावनाओं के बीच भी संभालना सीख जाते हो। भावनात्मक आत्मनियंत्रण कोई कठोर चीज नहीं है, यह एक बहुत ही दयालु प्रक्रिया है जहां आप स्वयं को समझते हो, स्वीकार करते हो और सहजता से मार्गदर्शन करते हो। आप जब विराम लेना सीख जाते हो, अपने विचारों को परिवर्तित करना जानते हो, 5 सेकंड में क्रियान्वित होते हो, ध्यान करते हो और अपने आराम को विलंबित कर पाते हो, तब आप सच में स्वयं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हो।
यह वह हुनर है जो केवल आत्मनियंत्रण ही नहीं, अपितु जीवन के प्रत्येक पहलू में काम आता है। संबंध, करियर, स्वास्थ्य, हर जगह। अब आप न केवल शारीरिक रूप से अनुशासित हो, अपितु भावनात्मक रूप से भी शक्तिशाली बन रहे हो। और यही वह चीज है जो स्थिरता को टिकाऊ बनाती है। यह आंतरिक संतुलन ही आपके बाहरी प्रदर्शन को आकार देता है। इसलिए इन 5 दिनों को हल्के में मत लो, ये आपके भीतर की शक्ति को मुक्त करने वाले दिन हैं। भाग 4, दिनचर्या और उत्पादकता, दिवस 16 से 20। अब तक आपने मन और भावनाओं पर काफी काम कर लिया है, आदतें भी स्थापित हो रही हैं। अब बारी है अपनी दैनिक दिनचर्या को उत्पादकता से भर देने की, क्योंकि यदि दिन की संरचना स्पष्ट नहीं है, तो आत्मनियंत्रण स्थिर नहीं रहता। भाग 4 में आप सीखते हो कि कैसे अपने दिन को स्मार्ट तरीके से डिजाइन करें, ताकि आपकी ऊर्जा, एकाग्रता और परिणाम तीनों सही जगह लगे। 16वां दिन सुबह की दिनचर्या पर केंद्रित होता है। शायद आपने कई बार सुना होगा कि सफल लोग प्रातः शीघ्र उठते हैं, लेकिन यह केवल शीघ्र उठने की बात नहीं है, अपितु उस समय का उद्देश्यपूर्ण उपयोग करने की बात है। इस दिन आप एक ऐसी सुबह की दिनचर्या बनाते हो जो आत्मनियंत्रण का समर्थन करती है। इसमें सरल चीजें होती हैं, जैसे एक निश्चित जागने का समय, थोड़ी पत्रिका लेखन जिसमें आप अपने विचार या लक्ष्य लिखो, पानी पीना जिससे शरीर हाइड्रेटेड रहे, और 5 से 10 मिनट का शांत समय जहां आप बस चुपचाप बैठो या कृतज्ञता का अभ्यास करो। ये छोटी छोटी चीजें आपके दिन का माहौल निर्धारित कर देती हैं। यदि सुबह सहज होती है, तो पूरा दिन नियंत्रित लगता है। 17वां दिन समय खंडन, टाइम ब्लॉकिंग का परिचय कराता है। अक्सर हम बहुकार्य करते हैं या दिन भर प्रतिक्रिया करते रहते हैं। किसी का संदेश आया, कोई ईमेल आया, कुछ याद आया, और ऐसे में एकाग्रता कहीं खो जाती है। समय खंडन एक ऐसा तंत्र है जिसमें आप अपने दिन को खंडों में विभाजित करते हो, जैसे सुबह 9 से 11 रचनात्मक कार्य, फिर 11 से 12 प्रशासनिक कार्य, दोपहर में विश्राम, शाम को स्वास्थ्य इत्यादि। आप रात को ही अगले दिन की मोटी मोटी योजना बना लेते हो। इससे सुबह उठते ही निर्णय की थकान नहीं होती, आपको पता होता है कि कब क्या करना है। यह तकनीक आत्मनियंत्रण और उत्पादकता दोनों को बढ़ाती है। 18वें दिन आप सीखते हो कार्यों को प्राथमिकता देना। यहाँ 2 अवधारणाएं बहुत काम आती हैं। पहला आइजेनहावर मैट्रिक्स, जिसमें कार्यों को 4 हिस्सों में विभाजित किया जाता है: महत्वपूर्ण तत्काल, महत्वपूर्ण तत्काल, गैर महत्वपूर्ण तत्काल और गैर महत्वपूर्ण तत्काल। इससे आप समझ पाते हो कि किस काम को पहले करना है, किसे निर्धारित करना है, किसे सौंपना है और किसे छोड़ देना है। दूसरा विचार है 80/20 नियम, अर्थात 80% परिणाम केवल 20% कार्यों से आते हैं। जब आप यह पैटर्न पहचान लेते हो, तो आप वही काम करते हो जो असल में आवश्यक है, बाकी शोर हट जाता है। 19वां दिन थोड़ा विषहरण, डिटॉक्सिंग जैसा है। यहाँ बात होती है डिजिटल सीमाओं की। आज की दुनिया में सबसे बड़ा विकर्षण है फोन, सोशल मीडिया, खेल और अंतहीन सामग्री। ये सब हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन के झटके देते हैं, अर्थात त्वरित सुख, लेकिन धीरे धीरे वास्तविक प्रेरणा खो जाती है। इस दिन आपको डोपामाइन डिटॉक्स आजमाने को कहा जाता है, अर्थात कुछ घंटों या एक दिन के लिए इन चीजों से दूर रहना। उस अंतराल में आप स्वयं को ऊब से निपटने की शिक्षा देते हो और धीरे धीरे आपकी प्राकृतिक जिज्ञासा और एकाग्रता वापस आती है। आप फोन को अपनी जेब से निकालने से पहले एक विराम लेना सीखते हो, और यह आदत आपकी नियंत्रण शक्ति को वापस लाती है। 20वां दिन एक और शक्तिशाली विचार लाता है, गहन कार्य। कैल न्यूपोर्ट ने इस विचार को लोकप्रिय बनाया, जिसमें कहा गया है कि हम सबसे प्रभावशाली कार्य तब करते हैं जब हम विकर्षण मुक्त होकर एक लंबे समय तक कार्य करें,
कम से कम 90 मिनट। यह कोई बहुकार्य नहीं होता। आप केवल एक काम पर ध्यान देते हो। गहन कार्य के लिए आप अपने परिवेश को स्थापित करते हो। फोन शांत, सूचनाएं बंद, मेज साफ और मन तैयार। यह अभ्यास थोड़ा समय लेती है विकसित होने में, लेकिन जब हो जाती है तो आपकी उत्पादकता अत्यंत बढ़ जाती है। एक सत्र के बाद छोटा विराम लो और फिर अगला कार्य शुरू करो। इस तरीके से आप दिन में कम समय में अधिक काम कर पाते हो। इन 5 दिनों में आप अपने समय और ध्यान के स्वामी बनते हो, क्योंकि वास्तविक आत्मनियंत्रण केवल इच्छाशक्ति से नहीं आता, वह दिनचर्या, संरचना और स्पष्टता से आता है। जब आप जानते हो कि आपको कब क्या करना है, विकर्षण नियंत्रण में है और मन गहन एकाग्रता में जाने की आदत डाल चुका है, तब आप न केवल अनुशासित महसूस करते हो, अपितु परिणाम भी वास्तविक दिखते हैं। अब आपकी सुबहें उद्देश्यपूर्ण हैं। आपका समय सारणी सोच समझकर बनाया गया है। आप सही काम को सही समय पर कर रहे हो, डिजिटल दुनिया से थोड़ी दूरी बना रहे हो और गहन कार्य का अभ्यास कर रहे हो। यह सब मिलकर आपको एक ऐसा व्यक्ति बना रहे हैं जो अपने दिन को नियंत्रित करता है, न कि दिन उसे नियंत्रित करता है। आत्मनियंत्रण अब एक बोझ नहीं लगता, अपितु एक मुक्त करने वाला अनुभव लगता है। और यही इस भाग की सबसे बड़ी सीख है कि संरचना से स्वतंत्रता मिलती है, अव्यवस्था से नहीं। भाग 5, मानसिकता और पहचान का रूपांतरण, दिवस 21 से 25। अब आप आत्मनियंत्रण की राह पर काफी आगे आ चुके हो। आदतें स्थापित हो चुकी हैं, भावनाएं संभल गई है, दिनचर्या भी सुदृढ़ बन गई है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा काम बचा है वह है मानसिकता और पहचान का रूपांतरण, अर्थात स्वयं को एक अनुशासित व्यक्ति के रूप में देखना, महसूस करना और वैसा ही आचरण करना। भाग 5 का केंद्र इसी पहचान परिवर्तन और आंतरिककरण पर है, जहां आत्मनियंत्रण अब कोई बाहरी आवश्यकता नहीं, अपितु आपकी व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। 21वें दिन की शुरुआत होती है एक नई विश्वास प्रणाली से। यहाँ आप सकारात्मक अभिकथन का उपयोग करना शुरू करते हो, जैसे मैं वह व्यक्ति हूँ जो कठिन कार्य करता है, या मैं वह व्यक्ति हूँ जो मुश्किल कार्य भी पूरे करता है। ये कथन सुनने में सरल लगते हैं, लेकिन जब आप इन्हें बार बार बोलते हो, लिखते हो और सबसे महत्वपूर्ण, इन पर कार्य करते हो, तो धीरे धीरे आपका मस्तिष्क स्वयं को एक नए रूप में देखने लगता है। यह तकनीक पहचान को पुनः प्रोग्राम करने में सहायता करती है। जब आप मानो एजेफ जीते हो, यानी जैसा अनुशासित व्यक्ति आप बनना चाहते हो वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देते हो, तो एक दिन वह सच में आपकी यथार्थता बन जाती है। 22वां दिन सत्यनिष्ठा की जांच करने का है, अर्थात क्या आपके कार्य आपके मूल्यों से मेल खा रहे हैं। कई बार हम कुछ और मानते हैं, लेकिन करते कुछ और हैं, और इसी असंगति से निराशा आती है। इस दिन आप एक अभाव विश्लेषण, गैप एनालिसिस करते हो, यानी आप अभी कैसे व्यवहार कर रहे हो और आपका आदर्श स्वरूप कैसा व्यवहार करता है। इन दोनों के बीच कितना अंतर है। फिर आप धीरे धीरे उस अंतर को कम करने के लिए छोटे छोटे परिवर्तन नियोजित करते हो। यह कदम आपको जमीन से जोड़े रखता है। आप अपनी यात्रा का ईमानदारी से मूल्यांकन करते हो और अच्छा महसूस करने वाले भ्रमों से बाहर आते हो। 23वां दिन विरासत चिंतन पर केंद्रित होता है। यहाँ आप कल्पना करते हो कि आप 10 से 15 साल बाद का भविष्य का स्वरूप हो और आप आज के स्वयं को देख रहे हो। आप सोचते हो कि भविष्य में जो आप बन चुके हो वह आज के कौन से कार्य के लिए आपका आभारी होगा। क्या वह धन्यवाद करेगा कि आपने उस दिन स्क्रॉल नहीं किया और इसके बजाय पत्रिका में लिखा या कसरत की। इस प्रकार का दृश्यावलोकन आपको एक बड़े उद्देश्य से जोड़ता है। यह केवल आज का लक्ष्य पूरा करने की बात नहीं होती, यह उस व्यक्ति की नींव तैयार करने की बात होती है जो आप बनना चाहते हो। जब आप दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखते हो
तो छोटी छोटी परेशानियां अप्रासंगिक लगने लगती हैं। 24वां दिन लचीलेपन को पुनः स्थापित करने का अवसर है। यानी क्या आप आत्मनियंत्रण के मार्ग से भटक जाने के बाद वापस लौट सकते हो? बहुत लोग एक दिन चूक जाते हैं और फिर अपराध बोध में फंसकर सब छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ आप सीखते हो कि कैसे असफलताओं को डेटा की तरह देखना है, सीखने की तरह। सब कुछ या कुछ नहीं मानसिकता को छोड़कर आप हमेशा कुछ दृष्टिकोण को अपनाते हो। यानी अगर एक दिन ध्यान छूट गया तो अगले दिन वापस शुरू करो, बिना शर्म के। गति बनाए रखना आवश्यक है, पूर्णता नहीं। 25वां दिन व्यावहारिक उपकरणों से भरा होता है। इसे कहा गया है टालमटोल विरोधी टूल बॉक्स। जब मन करे कोई काम टालने का, तो क्या करें? यहाँ आपको कुछ मजेदार और प्रभावी तकनीकें मिलती हैं, जैसे इसे पहले खराब करो, यानी पूर्ण करने की चिंता में मत फंसो, बस शुरू कर दो, भले ही खराब संस्करण से। दूसरा तरीका है 5 मिनट का टाइमर। बस खुद से इतना कहना कि मैं केवल 5 मिनट करूँगा। अक्सर उन 5 मिनट में ही जड़ता टूट जाती है और आप प्रवाह में आ जाते हो। और फिर बाहरी जवाबदेही, किसी दोस्त को अपने लक्ष्य के बारे में बताओ या किसी साथी के साथ प्रगति ट्रैक करो। जब किसी और को पता होता है कि आपने क्या प्रतिबद्ध किया है, तो संभावना होती है कि आप उसे गंभीरता से लोगे। इन 5 दिनों में आप केवल आदतें या दिनचर्या नहीं बना रहे, अपितु अपनी आंतरिक पहचान को उन्नत कर रहे हो। आप स्वयं को एक अनुशासित, प्रतिबद्ध व्यक्ति के तौर पर देखना शुरू करते हो। आप बाधाओं से टूटते नहीं, अपितु वापस उछलना सीखते हो। आप स्वयं को दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य से कल्पना करते हो और अपने मूल्यों के साथ संरेखण लाते हो। अब आत्मनियंत्रण कोई बोझ नहीं रह गया, अब यह आपकी स्वयं की छवि का हिस्सा बन चुका है। आप जब दर्पण में देखते हो, तो केवल एक व्यक्ति नहीं दिखता, आपको वह स्वरूप दिखता है जो बाधाओं का सामना करता है, आराम का प्रतिरोध करता है और अपने उच्चतर सुख के लिए काम करता है। इस भाग के बाद आत्मनियंत्रण अब केवल एक कौशल नहीं, अपितु आपका एक आंतरिक दिशासूचक बन जाता है जो प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक कार्य का मार्गदर्शन करता है। और यहीं से शुरू होती है वास्तविक रूपांतरण। भाग 6, स्थिरता और आजीवन अभ्यास, दिवस 26 से 30। अब आप अपनी आत्मनियंत्रण यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हो। भाग 6 यानी दिवस 26 से 30 तक का उद्देश्य है आपकी सारी मेहनत को टिकाऊ बनाना। यानी अब जो आपने सीखा, जो आदत बनाई, जो मानसिकता विकसित की, उसे बनाए कैसे रखा जाए और उसमें स्थिरता कैसे लाई जाए। यह चरण अस्थायी नहीं है, अपितु आपको आजीवन सुसंगति की ओर ले जाने का मार्ग है। 26वें दिन का केंद्र होता है मील के पत्थरों का उत्सव मनाना। अब तक आपने बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े कदम पूरे किए होंगे, चाहे वह एक हफ्ता सुबह जल्दी उठना हो, 10 दिन तक सोशल मीडिया से दूर रहना या प्रतिदिन पत्रिका में लिखना। अब इन उपलब्धियों को पहचानना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी कार्य का उत्सव मनाते हैं, चाहे वह एक छोटी सी मिठाई हो, एक अच्छी फिल्म रात हो या बस स्वयं से एक बहुत अच्छा किया, तो हमारा मस्तिष्क उस आदत से सकारात्मक भावना को जोड़ता है। यह चीज आदत चक्र को और सुदृढ़ बनाती है। आत्मचिंतन भी इसी का हिस्सा है, यानी पीछे मुड़कर देखना कि आपने क्या सीखा, कहां से कहां पहुंचे और इससे आपको कैसा महसूस हुआ। 27वां दिन उपकरणों के बारे में है, खासकर ट्रैकिंग उपकरण। अब जब आदतें बन चुकी हैं, तो उन्हें ट्रैक करना बहुत आवश्यक हो जाता है, ताकि आपको साफ साफ दिखे कि आप कहां सुधार कर रहे हो और कहां अटके हो। सरल साप्ताहिक ट्रैकिंग शीट उपयोग की जाती है, जिसमें आप दैनिक आदतें, ऊर्जा स्तर और भावनात्मक स्थिति को चिह्नित करते हो। यह कोई उबाऊ काम नहीं है, अपितु यह आपकी प्रगति का दर्पण बन जाता है।
जब आप देखते हो कि पिछले 10 में से 8 दिन आपने ध्यान किया या 5 दिन चीनी से बचे, तो आत्मविश्वास बढ़ता है और प्रेरणा भीतर से उत्पन्न होती है। 28वें दिन एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है, समय प्रबंधन से ऊर्जा प्रबंधन की ओर। क्योंकि आत्मनियंत्रण केवल यह नहीं है कि मेरे पास समय नहीं है। असल में समस्या यह होती है कि हमारे पास ऊर्जा नहीं होती। अब आप सीखते हो कि ऊर्जा को कैसे अनुकूलित किया जाए, और इसके लिए सबसे आवश्यक कारक हैं अच्छी नींद लेना, स्वच्छ और संतुलित भोजन करना, हाइड्रेटेड रहना और गहरी सांस लेना। जब आपका शरीर रिचार्ज होता है, तो मन भी एकाग्र रहता है। आप कम ऊर्जा में भी स्मार्टली काम कर पाते हो, क्योंकि आपने अपने तंत्र को ट्यून कर लिया है। 29वां दिन आपको एक बहुत शक्तिशाली मानसिकता से परिचित कराता है, प्रणाली बनाम इच्छा शक्ति। बहुत लोग सोचते हैं कि सफलता केवल इच्छा शक्ति से आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि मजबूत प्रणालियां सफलता को आसान बना देती हैं। अब आप स्वचालित दिनचर्याएं बनाते हो, जैसे सुबह उठते ही पत्रिका निकाल लेना या भोजन के बाद टहलने के लिए निकल जाना। टेम्पलेट और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आपकी निर्णय की थकान को कम करते हैं, जैसे हर सोमवार को भोजन की तैयारी कर लेना या हर रविवार को साप्ताहिक योजना बनाना। इससे मन शांत रहता है और आप छोटे छोटे निर्णयों में नहीं उलझते। आत्मनियंत्रण अब संघर्ष नहीं, अपितु एक सरल प्रवाह बन जाता है। 30वां दिन सबसे खास है। अब आप अल्पकालिक लक्ष्यों से निकलकर दीर्घकालिक दृष्टिकोण को अपनाते हो। आप एक 30 दिन के बाद की योजना बनाते हो, जिसमें मासिक लक्ष्य जांच होती है, यानी हर महीने स्वयं से पूछना कि मैं कहाँ हूँ, क्या आगे बढ़ रहा हूँ या रुका हुआ हूँ। यह कदम आत्मनियंत्रण को एक चुनौती से पहचान में बदल देता है। आप अब वह व्यक्ति बन चुके हो जो सुसंगति में विश्वास करता है, जो अपनी प्रणाली पर भरोसा करता है और जो अपनी ऊर्जा और एकाग्रता को सही जगह लगाना सीख चुका है। अब आत्मनियंत्रण आपके लिए कोई कार्य नहीं है, नहीं कोई चेकलिस्ट, अपितु यह आपकी सोच, आपके निर्णयों और आपकी व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका है। आपने शुरू में छोटे छोटे कदम लिए, फिर उन्हें ट्रैक किया, फिर भावनाओं को संभाला, दिनचर्या बनाई, पहचान को उन्नत किया, और अब आप स्थिरता की ओर बढ़ चुके हो। आत्मनियंत्रण अब कोई अस्थायी प्रयास नहीं रहा, यह एक आदत नहीं, यह अब आपकी जीवन शैली बन गई है। आप स्वयं पर गर्व महसूस कर सकते हो, क्योंकि आपने न केवल बाहरी विकर्षणों को प्रबंधित किया, अपितु अपने अंदर के भ्रम और टालमटोल को भी संभाला। और अब जो मार्ग खुला है, वह असीमित है, जहां हर महीना, हर साल आप स्वयं का उन्नत स्वरूप बना सकते हो। यही है वास्तविक विजय। तो मित्रों, यह थी हमारी आज की पुस्तक सारांश। आपको कैसी लगी? टिप्पणी करके अवश्य बताएं, और सारांश अंत तक सुनने के लिए